हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम प्लस टू के अंदर जो हमने इकाई सेकंड की थी उसके अंदर नवीन अवधारणाएं नवीन संकल्पनाओं की बात की थी। राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सहभागिता। अब जो हमारी नेक्स्ट इकाई फोर्थ है, क्योंकि थर्ड इकाई आपके वर्तमान में जो परिस्थिति है उसके अनुसार थर्ड इकाई को एक बार हटा दिया गया है, तो हम सीधी फोर्थ इकाई करते हैं। इसके अंदर जो फोर्थ इकाई के अंदर जो आपका पहला लेसन है वो है नियोजन और विकास नीति आयोग। नियोजन और विकास नीति आयोग की बात करते हैं। देखो, हम ये करने से पहले, इस नियोजन को समझने पहले से हम चर्चा करते हैं भी नियोजन होता क्या है, नियोजन की आवश्यकता ही क्यों पड़ी। क्योंकि अगर हम अपने एक छोटे लेवल के पर हम चर्चा करें, अपने परिवार को ले लो, हम खुद को लेते हैं, व्यक्तिगत रूप से लेते हैं, हम अपने विषय के बारे में हमेशा चिंतित रहते हैं। फ्यूचर को लेकर हम चिंतित रहते हैं, नहीं रहते? हमेशा रहते हैं। आज जो मेरे को अगर 10 रुपये मिलते हैं ना कहीं से, तो मैं कल के लिए भी चिंता करूंगा, यार कुछ ना कुछ इसके अंदर बचाऊं मैं, यानी उस 10 रुपये को इस प्रकार से मैं खर्च करूं ताकि मेरे को कुछ पैसे बच जाए और कल भी वो मेरे को काम आ जाए। इसका मतलब भविष्य को लेकर प्रत्येक व्यक्ति चिंतित रहता है और उस चिंता को, इस चिंतन, उस चिंतन को पूरा करने चिंतन करता है, मतलब सोच समझ के काम करता है, वो चिंतन करेगा। जैसे मैं 10 रुपये खर्च कर रहा हूँ, तो मैं उस चिंता को दूर करने के लिए उस 10 रुपये को चिंतन में लूंगा। इसका मतलब मैं एक योजना बनाऊंगा, प्लानिंग बनाऊंगा और सोच समझ के उस रुपये को खर्च करूंगा ताकि कल के लिए भी पैसे मेरे पास बच जाए, ताकि कल भी मैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकूँ। ये आवश्यकताएं तो डेली होती है ना, ऐसे थोड़ी आज जो आवश्यकताएं खत्म हो गई तो फिर वो जन्म नहीं लेगी। तो कहने का मतलब है हमारी डेली आवश्यकता होती है, डेली के लिए हमें पैसे भी चाहिए और इतने हमारे पास पैसा भी नहीं है अभी, आज हम उतना ही खर्च कर दें कल उतना ही फिर आ जाएगा हमारे पास। इसलिए हमारे पास साधन कम है, साधन कम है, पैसे कम है, तो उसको हमें सोच समझ के खर्च करना पड़ता है। अब उसको अगर हम बड़े लेवल का ले लें, ये तो व्यक्तिगत अपने परिवार का मैटर था, अगर हम पूरे देश का ले लें, देखो पूरे देश के अंदर ये स्थिति होती है, क्योंकि सरकार जब चलती है ना, तो वो एक, वर्तमान में तो वैसे ही देश है वो लोक कल्याणकारी देश है, और लोक कल्याणकारी देश के कारण सरकार को जनता के लिए बहुत कार्य करना पड़ता है। सरकार को जनता पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। वो पैसा कहाँ से आता है? जनता से ही तो आता है ना, टैक्स के द्वारा, कर के द्वारा, गैर कर राजस्व के द्वारा आता है। ठीक है, वो पैसा जब जनता सरकार के पास आता है, उस सरकार को, वही से पैसा सरकार क्या करती है, जनता में खर्च करती है, वो भी योजना बनाकर खर्च करती है, प्लानिंग के द्वारा खर्च करती है। अगर उसको वैसे ही अपव्यय कर दिया जाए फिर तो क्या होगा, जो हमारे उद्देश्य है वो तो होंगे नहीं पूरे, जनता का कल्याण तो पूरा होगा ही नहीं। तो इसलिए उस पैसे को योजना, प्लानिंग के द्वारा खर्च करना ही क्या है, नियोजन है। यानी नियोजन बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है, एक व्यक्ति के लिए भी और एक देश के लिए। अगर हम नियोजन की बात करें, तो नियोजन को अगर पूरे विश्व स्तर पर देखें तो सबसे पहले सोवियत संघ ने अपनाया था 1928 में। सबसे पहले 1928 में सोवियत संघ ने नियोजन को अपनाकर अपना विकास का रास्ता पकड़ा था। उन्होंने कहा था अपने विकास के लिए हम क्या करेंगे, नियोजन को अपनाएंगे। तो मतलब नियोजन अपनाने वाला पहला देश कौन था, सोवियत संघ था। कब अपनाया था, 1928। भारतीय जब स्वतंत्र हुआ था तो स्वतंत्र होते ही उन्होंने नियोजन को अपनाया था। योजना आयोग की स्थापना की थी, नियोजन को शुरुआत की थी 1951 में, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत। यानी भारत ने भी नियोजन को अपनाया था। और इसका मतलब भारत ने जो नियोजन अपनाया था ना, ये ध्यान रखना, ये किससे प्रेरित था, सोवियत संघ से प्रेरित था। पहला प्रश्न तो आपको यही ध्यान रखना है, प्रेरित, यानी उसको सोवियत संघ से प्रेरणा मिली थी, प्रेरणा मिली थी। क्योंकि सोवियत संघ ने योजना को अपनाकर, नियोजन को अपनाकर एक अच्छे तरीके से अपना विकास किया था, यानी वो विकसित होने लगा था। तो भारत को ऐसा लगा अगर हम इसी तरह नियोजन को अपनाकर हम भी अपना विकास कर सकते हैं, तो हमने सोवियत संघ से प्रेरणा ली और सोवियत संघ के जो नियोजन के तरीके थे वो हमने भी अपना लिए, अपने विकास के लिए नियोजन को अपना लिया। और आपको बताइए, नियोजन को अपनाने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया, एक योजना आयोग की स्थापना की, ताकि योजना आयोग, ध्यान रखना, ये गैर संवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय। संवैधानिक नहीं है, इसके अंदर संविधान के अंदर आपको कोई चर्चा नहीं मिलेगी, सिर्फ संसद ने विधि के द्वारा इसका गठन किया है। संसद ने एक विधि बनाकर, एक अधिनियम बनाकर इसका गठन किया, बल्कि संविधान के अंदर इसके अंदर कोई आपको आर्टिकल या भाग नहीं मिलता, कोई अनुच्छेद नहीं मिलेगा इसका, क्योंकि एक गैर संवैधानिक निकाय, क्योंकि संसद ने इसका गठन किया है अपने एक अधिनियम बनाकर। तो योजना आयोग की स्थापना की गई थी, जो कब की गई थी, 1950 में, यानी 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना की गई थी। और इसका काम क्या था, देश के लिए योजना बनाना।
देश के लिए योजना बनाना। इसको सौंपा गया था भी आपको क्या है, अपने देश के लिए योजना बनाना है। यानी योजना कैसे बनानी है, पहले उसको संसाधनों को देखना है कि देश में कितने संसाधन है, उन संसाधनों के आधार पर ही वो क्या करता है, प्लानिंग बनाता है, एक योजना तैयार। ठीक है, अब आगे हमारा प्रश्न आता है नियोजन क्या है। नियोजन क्या है, वैसे तो हम पढ़ चुके हैं नियोजन क्या होता है। नियोजन, तो आप क्या आंसर दोगे, आप कहोगे जी सोच समझकर पैसा खर्च करना। बिल्कुल सही है, ये तो नियोजन है। सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कदम, ये भी कह सकते हो आप। सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कदम। सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कदम, यानी हम देखो, एक तो हम सीधे कदम उठा लें, एक हम सोच समझ के कोई करें। इसी प्रकार जब पैसा हम खर्च करते हैं, एक तो सीधे ही हम पैसा खर्च करते हैं, उसके अंदर तो हमारी उद्देश्य क्या होता है, पूरे हो या ना हो, ऐसे ही पैसा पे भी हो जाता है। एक हम सोच, घर वाले कहते हैं ना, ये पैसे पेड़ों के थोड़े लगते हैं यार, सोच समझ के खर्च किया करो। तो मतलब योजना बनाकर, प्लानिंग के द्वारा पैसा खर्च करना चाहिए, ताकि हमारा पैसा भी अपव्यय ना हो और हमारे जो उद्देश्य हैं वो भी क्या हो जाए, पूरे हो जाए। और पैसा ऐसा भी ना हो व्यर्थ भी आ जाए, यानी जिस आवश्यकता के लिए पैसे हमने खर्च करने हैं वो अब आवश्यकता पूरी ना हो और पैसा भी खर्च हो जाए, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब सोच समझ के उठाया गया जो पहला कदम होता है वही क्या होता है, नियोजन होता है। ठीक है, भारत में भी नियोजन को अपनाया। अगर हम इसी नियोजन के अर्थ के बारे में, हमारा जो योजना आयोग थी, योजना आयोग था, उसने एक परिभाषा दी थी, यानी उसको एक डेफिनेशन दी थी। योजना आयोग ने क्या कहा था, इसने कहा था नियोजन संसाधनों के संगठन की एक ऐसी विधि है। क्योंकि संसाधन क्या होते हैं, देश के जो संसाधन होते हैं, क्योंकि अरे नियोजन करना किसका, संसाधनों का तो करना है। जब मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं योजना किसकी बनाऊंगा भाई। मान लेते हैं, हम कहते हैं भी मेरे पास 10 रुपये थे, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, तभी तो मैं योजना बनाऊँ। 10 रुपये हो ही ना तो क्या योजना बनाएंगे। तो कहने का मतलब देश के जो संसाधन है, पैसा भी एक संसाधन है, धन एक संसाधन है, संसाधन के संगठन की एक ऐसी विधि है, यानी उसको संगठित करना है जिसके माध्यम से साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित हो सके और सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हो सके। कि जो हमारे पास संसाधन है उसका अधिकतम उपयोग हो सके और वो भी लाभप्रद, यानी हमें उससे लाभ होना चाहिए, हानि नहीं होनी चाहिए। और जो हमारे सामाजिक उद्देश्य है उनकी पूर्ति होनी चाहिए। बस ये तो मैं कहता हूँ, मैंने 10 रुपये का नियोजन क्यों किया था, ताकि एक तो जो मेरे पास जितने संसाधन हैं उसका मैं उचित और बढ़िया तरीके से उपयोग कर सकूँ, लाभप्रद उपयोग कर सकूँ, ताकि मेरे सारे उद्देश्य, आवश्यकताएं पूरी हो जाए, उद्देश्य पूरी हो जाए। इस प्रकार सरकार नियोजन क्यों करती है, सरकार के पास जो संसाधन है उसका अधिकतम और लाभप्रद प्रयोग हो जाए और जो समाज के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति हो जाए, इसलिए सरकार क्या करती है, नियोजन करती है। ये बात कहते हैं योजना। और योजना आयोग की स्थापना बता चुका हूँ आपको, मार्च 1950 में हुई थी। ठीक है, और ये हुई थी 15 मार्च 1950 को। और ये गैर संवैधानिक निकाय के संसद ने विधि बनाकर इसका निर्माण है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। अब योजना, नियोजन के बारे में पढ़ चुके हैं। नियोजन क्या होता है, सोच समझ के उठाया गया पहला कदम, या सोच समझ के संसाधनों को खर्च करना। ठीक है, इस प्रकार से व्यय करना ताकि उद्देश्य पूर्ति हो जाए और संसाधनों का अधिकतम और लाभप्रद उपयोग भी। अब हम बात करते हैं भारत में नियोजन था विकास के दिशा में। भारत में जो नियोजन को अपनाया गया था, विकास के दिशा में जो पहला प्रथम कदम उठाया गया था, शुरुआत की थी, वो की गई थी 1934 में, यानी स्वतंत्रता से पहले की बात है। यानी शुरुआत, पहला कदम जो प्रयास हुआ था वो 1934 में हुआ था। और 1934 में व्यक्ति था एम विश्वेश्वरैया, एम विश्वेश्वरैया। इन्होंने एक बुक लिखी थी, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, यानी एक एम विश्वेश्वरैया की बुक थी प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया। ये इन्होंने एक बुक लिखी थी, यानी भारत के लिए एक प्लान दिया था। इन्होंने एक बात की थी, इस पुस्तक में विश्वेश्वरैया ने एक आशा प्रकट की थी कि यदि इसके जो ये मैंने ये जो प्लान दिया है, योजना दी है, अगर इसके अनुसार चली जाए तो आगामी 10 वर्षों में, ये अपनी पुस्तक में क्या लिखता है, आगामी यानी आने वाले 10 वर्षों में
हमारी जो राष्ट्रीय आय है वो क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। राष्ट्रीय आय दुगनी, अपनी बुक के अंदर इन्होंने ये बात कही कि राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगी, दुगनी की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रयास किया गया था एम विश्वेश्वरैया द्वारा, दी प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया, 1934 के अंदर बुक लिखी गई थी और उस बुक के अंदर उन्होंने आशा प्रकट की थी कि इस योजना के तहत अगर हम योजन करते हैं तो आगामी 10 वर्ष, यानी ध्यान रखना, जो ये विश्वेश्वरैया की जो प्लान था वो 10 वर्षीय था। कितने वर्षीय था, 10 वर्षीय। तो उन्होंने कहा था 10 वर्ष के अंदर हम अपनी आय को क्या कर सकते हैं, राष्ट्रीय आय को दुगनी कर सकते हैं, दुगनी हो सकती है, की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रयास आगे नेक्स्ट बात करें तो 1944 में एक आई थी बम्बई योजना। अब सीधा सीधा नाम यहाँ रख लो, 1944 में क्या आई थी, बम्बई योजना, जिसे हम टाटा पिल्डा योजना भी कहते हैं, आपके इतना विस्तार नहीं, सिर्फ इतने ध्यान रखना है। 1944 में बम्बई योजना, उसके बाद एक गांधीवादी योजना थी जो मन्ना नारायण की थी, मन्ना नारायण की गांधीवादी योजना, श्री मन्ना नारायण, मन्ना नारायण की गांधीवादी योजना थी। उसके बाद हम चर्चा करें तो एम एन राय की जन योजना थी, एम एन राय ने दी थी जन योजना, एम एन राय ने, एम एन राय की जन योजना थी। और 1950 में एक की थी एक सर्वोदय योजना, तो जयप्रकाश नारायण की थी। 1950 में जयप्रकाश नारायण ने कौन सी योजना दी थी, सर्वोदय। यानी कुछ ये प्रयास की बात कर रहे हैं हम, भारत के अंदर योजना के लिए, नियोजन के लिए जो किए गए प्रयास, जो प्रथम प्रयास हुआ था वो 1934 में विश्वेश्वरैया ने किया था, प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया। उसके बाद 1944 में बम्बई योजना आई थी। उसके बाद गांधीवादी योजना श्री मन्ना नारायण ने दी थी। उसके बाद जन योजना एम एन राय ने प्रकट की थी, योजनाएं दी थी। और उसके बाद सर्वोदय योजना आई थी, जयप्रकाश नारायण ने 1950 में कहा था, और इसी के आधार पर योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में। ठीक है, और उसके द्वारा हमारे पता ही आपको 15 योजनाएं बननी शुरू हो गई थी, और प्रथम 15 योजना 1951 से शुरू। अब आप बात करते हैं नियोजन क्यों, ये तो कुछ प्रयास थे, अब आते हैं नियोजन क्यों। अरे आप मेरे को बताओ नियोजन क्यों करते हैं, मैं नियोजन क्यों करता हूँ, आप क्यों करते हो, हमारे पिताजी, हमारा परिवार नियोजन क्यों करता है, सोच समझ के। नियोजन का अर्थ होता है सोच समझ के कदम उठाना। हम सोच समझ के कदम क्यों उठाते हैं, सोच समझ के पैसा खर्च क्यों करते हैं, सिंपल सी बात है, ताकि पैसा अपव्यय न हो, हमारी आवश्यकता पूर्ति हो जाए। सिर्फ अगर हम पूरे अपने देश की मैटर की बात करें, एक बड़े लेवल की बात करें, तो आप कह सकते हो देश में नियोजन क्यों किया जाता है, हम वो पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब नियोजन के उद्देश्य ही पढ़ने वाले हैं हम। नियोजन क्यों का अर्थ क्या होता है, नियोजन के उद्देश्य, महत्व कह सकते हो, इंपॉर्टेंस कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन्हीं के लिए तो हम नियोजन करते हैं। तो हम प्रथम कह सकते हैं कि इससे अपव्यय को रोककर विकास की चर्चा होती है। हम बात करते हैं नियोजन क्यों किया जाता है, ताकि संसाधनों के अपव्यय को रोका जा सके। अपव्यय जानते हो, फालतू पैसा खर्च करना, अपव्यय को रोकना और देश का आर्थिक विकास करना, सिंपल सी बात है। आर्थिक विकास के लिए तो नियोजन करते हैं हम, ताकि हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, पैसा सही तरीके से खर्च हो जाए, अपव्यय न हो पैसा। दूसरा, बेरोजगारी बढ़ाना, बेरोजगारी कम करना, रोजगारी दूर करना, बेरोजगारी कम करना, इससे लोगों को रोजगार बनाना। यानी बिल्कुल बड़ी बड़ी बातें लिखनी है अभी। नियोजन इसलिए तो करते हैं हम, नियोजन इसलिए थोड़ी करते हैं अभी हम गरीब हो जाए, इसलिए करते हैं ताकि गरीबी दूर हो, इसलिए थोड़ी करते हैं आवश्यकता की पूर्ति ना हो, इसलिए करते हैं आवश्यकता की पूर्ति हो। तो पहला आ गया, मैं वैसे ही बता देता हूँ, लिखता नहीं इतने, संसाधनों के अपव्यय को रोकना, आर्थिक विकास करना, बेरोजगारी दूर करना, आर्थिक असमानता को कम करना, क्योंकि देश में आर्थिक असमानता होती है, अमीर बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, गरीब होते हैं, बीच में जो असमानता उसको कम करने के लिए भी नियोजन किया जाता है। संपूर्ण राष्ट्र के विकास के लिए नियोजन किया जाता है, आय में वृद्धि के लिए नियोजन किया जाता है, ये आपकी आय बढ़े, मेरी आय बढ़े, व्यक्तिगत राष्ट्रीय आय सभी बढ़े। ठीक है, कौशल विकास के लिए नियोजन किया जाता है, ताकि हमारी योग्यता प्रशिक्षण के द्वारा हमारा योग्यता बढ़ सके, कौशल बढ़ सके। सामाजिक प्रगति, सामाजिक उन्नति के लिए नियोजन होता है। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के लिए नियोजन होता है, ताकि हम खुद आत्मनिर्भर हो सके। ठीक है, किसी देश के हम कोई जो आयात हो वो आयात कम कर सके, जो आवश्यकता है वो अपने देश में पूर्ति कर दें हम, जनता के वादों को पूरा करने के लिए, ये ध्यान रखना। क्योंकि जब सरकार बनती है ना, सरकार बनने से पहले चुनाव होते हैं, तो राजनीतिक दल बड़े बड़े वादे करते हैं, हम आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे।
आपको रोजगार देंगे, सड़कें बनाएंगे, आपको शिक्षा देंगे, लेकिन ये पूरे कैसे होंगे? नियोजन के द्वारा ही तो पूरे होंगे। इसका मतलब जो सत्ताधारी दल होता है या जो सरकार चलाता है वो अपने वादे पूरे किसके द्वारा करता है? नियोजन के आधार पर ही करता है। ठीक है, वादों की पूर्ति के लिए नियोजन आवश्यक है, जन कल्याण के कार्य के लिए नियोजन आवश्यक है। तो सीधी बात है, ये नियोजन की होता है। आर्थिक विकास है, रोजगार दूर, ये कह सकते हो गरीबी दूर करने के लिए नियोजन आवश्यक है, शिक्षा बढ़ाने के लिए नियोजन आवश्यक है, रोजगार बढ़ाने के लिए नियोजन आवश्यक है, जनता के कल्याण के लिए नियोजन आवश्यक है, आधारभूत संरचना के लिए नियोजन आवश्यक है, समाज की उन्नति के लिए नियोजन आवश्यक है, और राष्ट्रीय आय को बढ़ाने के लिए, राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के लिए, आर्थिक असमानता दूर करने के लिए, ये सब क्या है? इसलिए तो नियोजन किया जाता है, नियोजन आवश्यक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात जो इसके अंदर टॉपिक आता है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। भारत में नियोजन की बात कर लेते हैं। जैसे ये तो आपको अच्छी अच्छी बातें लिखनी है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने की आपको आवश्यकता ही नहीं है। अब आता है भारत में नियोजन के लक्षण। देखो बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैं वैसी बात आ देता हूँ आपको। भारत में नियोजन के बारे में ये तो पढ़ चुके हैं। नियोजन के लिए योजना आयोग की स्थापना की गई थी। योजना आयोग कब की गई थी? 1950 में की गई थी। ठीक है, और इसने योजना बनाने का इसको काम सौंपा गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना बनी थी, वो कब बनी थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना जो 1951 से लेकर 1956 तक थी, और वर्तमान में टोटल 12 पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है, 12वीं, तो 2012 से लेकर 2017 तक है। यानी कहने मतलब ये जो योजना कौन बनाता है? ये बनाता है योजना आयोग। ठीक है, अब आती है बात कि नियोजन तो होता है, तो एक अच्छे नियोजन की क्या विशेषता है? अच्छे नियोजन की, अच्छे नियोजन की क्या विशेषता है? देखो एक नियोजन अच्छा भी होता है, एक बुरा भी होता है। जैसे मान लेते हैं मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ, अगर वो बुरे तरीके से, योजना तो बनाई है मैंने लेकिन सोच समझ कर नहीं बनाई, तो बुरा नियोजन है, गलत तरीके से होगा, फिर कहाँ मेरी आवश्यकता पूर्ति होगी। देखो होता है अच्छा नियोजन, इसको सोच समझ के बढ़िया तरीके से पैसा खर्च किया जाता है योजना बनाकर, तो उससे क्या होती है? आवश्यकता की पूर्ति पक्का होती है। क्यों? क्योंकि हमारा नियोजन अच्छा है, विकास भी अच्छा होगा, पैसा अपव्यय भी नहीं होगा, हित भी होगा। ठीक है, और जो हमने उसके लक्ष्य रखे हैं, जो हमने उद्देश्य रखे हैं, वो उद्देश्य भी क्या होंगे? पूरे होंगे। तो अपने ये तो पढ़ रहे हैं भी अच्छे नियोजन की क्या विशेषता है, और मैं यहाँ पर एक लाइन लिख देता हूँ भी अच्छा नियोजन, क्या लिख देता हूँ? अच्छा नियोजन देश की समृद्धि का प्रतीक है। सही बात है क्या? बस यही पढ़ने वाले हैं हम। अच्छा नियोजन देश की समृद्धि का प्रतीक है, देश के विकास का, उन्नति का प्रतीक है। अच्छा नियोजन होगा तो ही देश की समृद्धि होगी, देश की उन्नति होगी, देश का आर्थिक सांस्कृतिक विकास होगा। ठीक है, अब कैसे होगा उसकी विशेषता पढ़ लेते हैं अच्छे नियोजन की हम। वैसे तो आपको बता दिया भी अच्छा नियोजन होता है वो देश की समृद्धि का प्रतीक होता है, देश के विकास का प्रतीक होता है, इससे देश का विकास होता है। तो उसके अंदर पहला वही आ गया, और जो संसाधन हमारे पास है यानी उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करना, औद्योगिकरण करना, औद्योगिकरण के द्वारा क्रमबद्ध वृद्धि करना ताकि देश में रोजगार बढ़े, पारदर्शिता लेके आना। पारदर्शिता जानते हो कि कोई भी भ्रष्टाचार न हो पाए, जनता के सामने होना चाहिए सब कुछ, ये हमारा पैसा हम पर ही खर्च किया जा रहा है, तो ऐसा ना हो बीच में घोटाला हो जाए या कोई भ्रष्टाचार हो जाए, पैसा हम तक पहुंचे ही ना, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए, तभी अच्छा नियोजन होगा ना। सरकार ने तो योजना बना दी, पैसा हम पर खर्च कर रही है, लेकिन वो पैसा हम तक पहुंचता ही नहीं है, भ्रष्टाचार करप्शन बीच में खा पी जाते हैं लोग, तो फिर तो वो नियोजन बुरा ही हुआ, अच्छा कहाँ होगा। तो इसका मतलब पारदर्शिता होनी चाहिए, संसाधनों का पूरा उपयोग होना चाहिए, उचित उपयोग होना चाहिए। ठीक है, जो वृद्धि हो वो क्रमबद्ध होनी चाहिए। जो वंचित क्षेत्र है, वंचित जानते हो, कुछ बैकवर्ड होते हैं क्षेत्र, तो उन पर ज़्यादा निवेश करना चाहिए सरकार द्वारा। देखो जो पहले से ही विकसित क्षेत्र है उन पर तो निवेश करने का फायदा नहीं है, वो पहले से ही विकसित है। हमें तो देखो हमने नियोजन का उद्देश्य वो पढ़ा था, इसका जो क्यों नियोजन क्यों यानी उसका उद्देश्य पढ़ा था हमने, उसमें पढ़ा था आर्थिक असमानता कम करना। आर्थिक असमानता कम होगी तब होगी जब एक जो वंचित क्षेत्र है जो अपना विकास नहीं कर रहा, सरकार उस पर ज़्यादा पैसा खर्च करे तो उसका भी क्या होगा? विकास होगा। तो वंचित क्षेत्रों पर विशेष रूप से जो पैसा खर्च किया जाता है वही अच्छा नियोजन होता है। अरे विकसित देश तो कहते हैं ना, जो पहले से ही संतुष्ट है उसको ही अगर हम खाना खिलाएं तो वो कोई पुण्य थोड़ी होता है। पुण्य वो होता है जब कोई भूखे को खाना खिलाया जाता है।
ये बात इसमें होता है कि जो विकसित क्षेत्र है उसमें अगर सरकार पैसा खर्च कर रही है फिर तो सरकार मतलब देश का कोई विकास ही नहीं हो रहा। हाँ, वंचित क्षेत्रों पर पैसा अगर निवेश कर रही है ज़्यादा तो इसका मतलब नियोजन है वो अच्छे तरीके से व्यय किया गया है, अच्छे तरीके से नियोजन बनाया गया है। शिक्षा पर विकास करना, बौद्धिक संपदा पर विकास करना, और जो बौद्धिक संपदा जिससे जो होता है ना यहाँ पर देश को छोड़कर चले जाते हैं, देखो कई बार क्या होता है सरकार यहाँ पर इंजीनियर तैयार करती है, उनको शिक्षा उपलब्ध करवाती है फ्री के अंदर, लेकिन वो काम कहाँ करना पसंद करते हैं, विदेशों में। यानी पैसा तो सरकार खर्च करके उनको एक बौद्धिक संपदा कौशल के रूप में तैयार करती है। अभी देख लो जो बड़े बड़े आते हैं ना, अच्छे अच्छे रैंक में आते हैं जो स्टूडेंट, उनसे जो पत्रकार पूछते हैं हाँ जी आप क्या बनोगे, हम तो इंजीनियर बने, कहाँ काम करोगे, अमेरिका में जाएंगे, आते हुए काम ही नहीं करना था। तो नियोजन का पहला उद्देश्य तो यही होना चाहिए उस बौद्धिक संपदा को अपने देश में रोका जाए, क्योंकि जो काम जाके वो अमेरिका वगैरह बड़े देशों में करेगा, अरे अपने देश में करेगा तो देश का विकास होगा ना। तो वो देश में चला जाएगा तो देश का क्या विकास करेगा, वो तो उस देश का विकास करेगा। तो नियोजन का ये भी एक उद्देश्य होता है भी उस बौद्धिक संपदा को अपने देश में ही रोका जाना, ठीक है। कौशल विकास करना, योग्यता का विकास करना, ये भी एक नियोजन, एक अच्छे नियोजन का मतलब पहचान होती है, ठीक है। यानी एक इससे क्या होता है देश की समृद्धि होती है, देश का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं हम। नियोजन का विकास से संबंध, ये तो है ही अभी। नियोजन का संबंध होता किससे, विकास से होता है, क्योंकि अपने विकास के लिए, समृद्धि के लिए, उन्नति के लिए तो हम नियोजन करते हैं। अपने आर्थिक विकास, सांस्कृतिक विकास, जो भी भौगोलिक, टोटल हर क्षेत्र से जो हमारा विकास है, शिक्षा के अंदर, रोजगार के अंदर, यानी हर क्षेत्र में विकास करने के लिए तो हम क्या करते हैं, संसाधनों का नियोजन करते हैं। का मतलब हम ये कह सकते हैं यदि सही तरीके से नियोजन किया जाता है तो इससे क्या होता है, विकास होता है। अगर उसको नियोजन करने से अपव्यय किया जाता है, यानी सही तरीके से नहीं किया जाता तो विकास नहीं होता। इसका मतलब नियोजन का सीधा सीधा संबंध विकास से होता है। हमने बात की थी सोवियत संघ ने 1928 के अंदर नियोजन को अपनाकर अपना आर्थिक विकास बहुत किया था, अरे उसी से तो हमें प्रेरणा मिली, हमने नियोजन को अपना लिया। इसके लिए क्योंकि हमारा जो मेन उद्देश्य था वो विकास का था। हम 1947 में आजाद हुए थे ना, उस समय हमारा मुख्य उद्देश्य था विकास का, और हमने देखा था भी अगर विकास करना है तो हमें सोवियत संघ वाली नीति यानी नियोजन को अपनाना पड़ेगा। इसका मतलब नियोजन का विकास से सीधा और प्रत्यक्ष संबंध होता है, सीधा और प्रत्यक्ष संबंध होता है, ठीक है। तो ये हो गया नियोजन का विकास से। इसके बाद नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है नीति आयोग। तो आ गया ना नीति आयोग, इसकी चर्चा करते हैं। सेशन का नाम है नियोजन और नीति आयोग। देखो हमने एक बात कही थी, मैंने आपको कहा था योजना आयोग का गठन किया गया था 15 मार्च 1950 को, योजना आयोग 1950 को, ठीक है। और नीति आयोग इसका गठन किया गया था जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया था। यानी योजना आयोग का इसने स्थान लिया। इसका मतलब ये मत सोचना विदेश में योजना आयोग नीति आयोग दोनों काम कर रहे हैं, नहीं, यानी योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया, उसके स्थान पर नीति आयोग का गठन कर दिया गया, ठीक है। यानी योजना आयोग का इसने स्थान लिया है, जो नरेंद्र मोदी जी ने ये किया था। अब कैसे किया था, क्यों किया था, उसकी चर्चा करेंगे भी। तो काम इसका क्या था, योजना बनाना, इसका भी काम क्या है, योजना बनाना। फिर आप कहोगे जी ये फिर इतना पंगा फंडा किए क्यों, क्यों नाम चेंज किया, क्यों ऐसा किया, लेकिन कुछ ना कुछ इसके अंदर परिवर्तन भी किया गया था, वो आपको बता देते हैं। यही मैं बता देता हूँ, क्योंकि योजना आयोग ज़्यादा केंद्रित था, केंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता था। इसका मतलब योजना बनाने का काम सिर्फ केंद्र का था, राज्य का कोई भी सदस्य योजना आयोग में नहीं था। लेकिन इसको क्या कर दिया गया नीति आयोग के द्वारा, केंद्र व राज्यों को दोनों को मिला दिया गया। अब ये दोनों मिलकर योजना बनाएंगे, यानी क्या कर सकते हो आप, विकेंद्रीकरण कर दिया गया, या आप कह सकते हो योजना आयोग को क्या बना दिया, अधिक सहकारी बना दिया, अधिक सहकारी। यानी पहले योजना आयोग में जो सदस्य थे वो केंद्र के सदस्य थे, अब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर योजना बनाते हैं, इसका मतलब इसको अधिक सहकारी बना दिया, कुछ ना कुछ तो चेंज किया था। तो आगे पढ़ेंगे किस प्रकार बनाया गया था, ठीक है। एक बार तो हमने नीति आयोग पढ़ा, और नीति आयोग है
वो योजना आयोग के स्थान पर काम करेगा। इसका गठन हुआ था जनवरी 2015 में। इसका मतलब योजना आयोग चला था 1950 से लेकर 2015 तक चला था। आगे नीति आयोग हो गया, नरेंद्र मोदी जी ने किया था ऐसा। ये भी गैर संवैधानिक है, ये ध्यान रखना। ये भी क्या है? गैर संवैधानिक निकाय। क्या मतलब? इसका गठन भी एक संसद के अधिनियम द्वारा किया गया है, संसद के अधिनियम द्वारा किया गया है। और ये जो नीति आयोग है वो सरकार के एक थिंक टैंक के रूप में काम करेगा, थिंक टैंक के रूप में काम, विचारों का समूह है। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं हम नीति आयोग के बारे में, का आधार क्या है। अभी बताया था आपको भी नीति आयोग गठित क्यों किया गया, क्या आधार है इसका, बेस क्या रखा गया था। तो जब इसको नियोजना आयोग के तरह ही बनाया गया था, बनाना था, फिर नीति आयोग बनाया क्यों गया था, कुछ आधार थे इसके, यानी नीति आयोग के आधार की चर्चा करते हैं। ठीक है, तो इसके आधार की अगर हम चर्चा करें नीति आयोग के, तो बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कह सकते हैं, एक तो पहले जो विकास था, यानी जो देश का विकास होता था, उसमें किसकी भूमिका थी, सिर्फ केंद्र की भूमिका थी, मैं बता सकता हूँ। तो सिर्फ केंद्र योजना बनाता था। अब विकास में राज्यों को भी सम्मिलित करना, राज्यों को भी सम्मिलित करना, पहला आधार तो इसका यही था, राज्यों को भी सम्मिलित करना, यानी विकास में राज्यों को भी सम्मिलित करना, यानी राज्यों का भी सहयोग लेना, यानी योजना बनाते वक्त राज्यों को भी क्या रखना, मतलब उनकी विचारों को लेना। ठीक है, राज्यों को भी सम्मिलित करना। दूसरा क्या था, जो बौद्धिक संपदा है देश की, बौद्धिक संपदा यानी जो एक मनुष्य होता है, बौद्धिक बुद्धि, उसका विकास करना और उसको रोक कर रखना, रोकना, यानी वो विदेश न जा पाए, विदेश न जाए। भी बताया था ना आपको, अपनी सेवाएं अपने देश में ही दे। देखो इंजीनियर बनेंगे हम, इतना पैसा सरकार भी हमें इतनी शिक्षा वगैरह, इतना धन वगैरह, इतने सुविधा उपलब्ध करवाती है, अगर हम काम विदेशों में जा करेंगे तो जो हमें सुविधा वास्तव में देश को मिलनी थी वो नहीं दे पाएंगे। तो ये इसका आधार ये भी था कि बौद्धिक संपदा विकास करना और उसको अपने देश में रोककर उसके जो कुशलता है, जो बौद्धिक है, उसका उपयोग अपने देश के लिए भी करना। ठीक है, और उसके बाद तीसरा क्या है, तीसरा इसका ये है भाई, वो विकास है, विकास के लिए हमें क्या करना है, केंद्र व राज्यों का एक साझा मंच तैयार करना। तो मैंने आपको भी बताया था, इसमें केंद्र और राज्य साझा होंगे, मिलकर काम करेंगे, केंद्र अकेला नहीं करेगा। योजना आयोग में केंद्र अकेला काम करता था, लेकिन नीति आयोग में केंद्र और राज्य दोनों एक साझा मंच तैयार करेंगे और मिलकर क्या करेंगे, योजना बनाएंगे और विकास करेंगे। ठीक है, ये नीति आयोग का एक आधार है। उसके बाद नेक्स्ट आपका एक टॉपिक है नीति आयोग के उद्देश्य। देखो नीति आयोग क्या करता है, सरकार योजनाएं तो बनाता है। ठीक है, अब नीति आयोग के क्या उद्देश्य होंगे, मेरे को ये बताओ कि नीति आयोग क्यों गठित किया गया था। ऐसा थोड़ी है योजना आयोग रोजगार बढ़ाता था, ये रोजगार ही बढ़ाएगा, ऐसा थोड़ी है। अभी आयोग है, योजना बनाएगा, तो योजना तो उद्देश्य वही होते हैं नियोजन के। अरे योजना आयोग भी नियोजन करता था, उसके उद्देश्य हम पढ़ चुके हैं। नीति आयोग भी नियोजन करता है, इसके उद्देश्य भी सेम, अलग थोड़ी उद्देश्य, थोड़े बहुत लैंग्वेज अलग हो सकती है, लेकिन है तो उद्देश्य तो वही है। विकास के उद्देश्य है, आर्थिक असमानता कम करने के उद्देश्य है, कुशलता को बढ़ाने के उद्देश्य है, बौद्धिक संपदा को बढ़ाने के उद्देश्य है, उनको अपने देश में काम करने के उद्देश्य है, और आप क्या कह सकते हो, अपव्यय को रोकना। ठीक है, रोजगारी कम करना, रोजगार को बढ़ाना, गरीबी कम करना, और केंद्र राज्यों में समानता लेके आना, राज्यों में साझा मत तय करना, अगर दो राज्यों के मध्य कोई विवाद है तो उसको सुलझाना। तो हो गए भाई, योजना के उद्देश्य तो सेम ही होते हैं, विकास के, आर्थिक विकास के, राष्ट्रीय आय के बढ़ने के, आर्थिक असमानता को कम करने के, गरीबी को कम करना, रोजगारी कम करना, रोजगार बढ़ाना। यानी कहने का मतलब आप बिल्कुल सिंपल है, जो नीति आयोग के उद्देश्य आप वही लिखो, क्योंकि जो नियोजन करता है ना उसके उद्देश्य वही होते हैं, अलग नहीं होते। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपका जो मेन टॉपिक आता है वो आता है नीति आयोग का गठन। नीति आयोग का गठन, देखो नीति आयोग के गठन की चर्चा करते हैं हम, इसके अंदर किस प्रकार इसका गठन किया गया है। तो हम बताएं, इसके अंदर एक तो होता है अध्यक्ष नीति आयोग का,
कौन होता है? अध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन होता है? जो वर्तमान प्रधानमंत्री होता है। जैसे वर्तमान नरेंद्र मोदी जी है तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र मोदी। योजना आयोग के भी अध्यक्ष होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है। इसमें एक सदस्य गवर्निंग परिषद होती है, सदस्य होते हैं जो गवर्निंग परिषद होती है। इसके अंदर कौन शामिल होते हैं? मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसके अंदर क्या परिवर्तन किया गया नीति आयोग में कि इसके अंदर राज्यों को भी शामिल कर दिया गया है, तो वो इस परिषद में रखे गए हैं। क्या रखे गए हैं? समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री। इसके अंदर कौन कौन शामिल होते हैं? समस्त राज्यों के मुख्यमंत्री। अगर हम केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें, केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभाएं हैं, इनमें विधानसभाएं हैं, जैसे गोवा, दिल्ली और अब वर्तमान में जो जम्मू है, इनमें विधानसभाएं हैं। जिनमें विधानसभाएं हैं उनके मुख्यमंत्री, और जिनमें विधानसभाएं नहीं है यानी अन्य केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें होते हैं उपराज्यपाल। उपराज्यपाल यानी ये सदस्य इस काउंसिल में शामिल होंगे। ये सदस्य देखो, अध्यक्ष तो होगा इसका प्रधानमंत्री, और जो गवर्निंग काउंसिल होगी उसके अंदर राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। केंद्र शासित प्रदेश जिनमें विधानसभाएं उनके मुख्यमंत्री शामिल हो जाएंगे, और जिनमें विधानसभाएं नहीं है, जो अन्य केंद्र शासित प्रदेश है, उनमें कौन होंगे? उपराज्यपाल शामिल होंगे। यानी इतने लोगों से मिलकर ये काउंसिल बनाई जाएगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पढ़े इसमें क्षेत्रीय परिषदें। तीसरा क्या होगी? क्षेत्रीय। देखो ये क्षेत्रीय क्या होती है? क्षेत्रीय होती है कि जो राज्यों के मध्य विवाद है, राज्यों के मध्य विवाद होते हैं ना, जल विवाद, सीमा विवाद, राज्यों के मध्य बहुत विवाद करते हैं, हमने पढ़ा भी था। ठीक है। तो राज्यों के मध्य विवाद होते हैं, उनको सुलझाने के लिए क्या होता है? सुलझाने के लिए क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया जाता है। सिंपल सी बात है। ठीक है। उसके बाद आता है चौथे नंबर पर कुछ सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य होता है। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य इसमें शामिल होते हैं। भाई अध्यक्ष शामिल हो गया, गवर्निंग काउंसिल हो गई, क्षेत्रीय परिषदें हो गई, प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत सदस्य हो गए। ये तो हो गए इनके जो सदस्य है। ठीक है। पांचवा आता है पूर्णकालीन पदाधिकारी। कुछ पूर्णकालीन होते हैं, कुछ अल्पकालीन भी होते हैं। तो पूर्णकालीन में एक तो होता है उपाध्यक्ष, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। पूर्णकालीन में एक होता है उपाध्यक्ष, उसकी नियुक्ति करता है अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसका मतलब प्रधानमंत्री क्या करता है? उपाध्यक्ष की नियुक्ति करता है, क्योंकि अध्यक्ष तो खुद प्रधानमंत्री होता है। और उसके अंदर एक उपाध्यक्ष भी बनाया जाता है नीति आयोग में। उपाध्यक्ष होता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है। पूर्णकालीन सदस्य दो होते हैं, आंशिक सदस्य और दो बौद्धिक संपदा युक्त सदस्य होते हैं, जो बौद्धिक समूह से होते हैं, उनकी बुद्धि यानी ज़्यादा विवेकशील होते हैं। कुछ पदेन सदस्य होते हैं। पदेन सदस्य में केंद्रीय मंत्री परिषद के 4 सदस्य होते हैं, जो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। केंद्रीय मंत्री परिषद होती है ना, मंत्री परिषद, उसके 4 मंत्री जो पदेन सदस्य के रूप में काम करते हैं, उनको नियुक्त कौन करता है? प्रधानमंत्री। ठीक है। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, जो सचिव स्तर का होता है, यानी एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, उसको कार्य का उस पर भार सौंपा जाता है। ठीक है। उसका जो पद होता है वो सचिव सेक्रेटरी स्तर का होता है। एक सचिवालय होता है इसके अंदर, और आवश्यकता अनुसार इसके अंदर सदस्यों को और भी घटाया बढ़ाया। ठीक है। ये है इसका नीति आयोग का गठन। ठीक है। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, गवर्निंग परिषद, क्षेत्रीय परिषद। ठीक है। 4 पदेन सदस्य हैं, जो 4 मंत्री होते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद के होते हैं, प्रधानमंत्री नियुक्त करता है, उपाध्यक्ष को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है। 2 सदस्य बौद्धिक स्तर के होते हैं, उनको नियुक्त किया जाता है। सचिवालय होता है। ठीक है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो सचिव स्तर के ग्रेड का होता है, जो सचिव की ग्रेड होता है वही उसी मुख्य कार्यकारी अधिकारी का होता है। पहले इन सदस्यों से मिलकर क्या बनता है? एक नीति आयोग का गठन किया जाता है। और उसका काम क्या होता है? देश के लिए योजना बनाना। ठीक है। देश के लिए नियोजन। ठीक है स्टूडेंट, आपका तो ये नीति आयोग का तो नियोजन है, विकास है, इसके आपको ये लेसन कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल सिंपल। आपको नियोजन का अर्थ पढ़ना, योजना आयोग को पढ़ना है, नियोजन के उद्देश्य पढ़ने हैं, हो गया उद्देश्य। विकास के साथ इसका सीधा संबंध है। नीति आयोग पढ़ना है, कब गठन हुआ था। ठीक है। उसका आधार क्या है? आधार में बता चुका हूँ, क्योंकि राज्यों को भी शामिल किया गया है। एक विकास मंच, साझा विकास मंच बनाया गया है, इसमें केंद्र राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे। बौद्धिक संपदा का विकास करेंगे, उसको अपने देश में भी रोक कर रखेंगे। उसके उद्देश्य नीति आयोग के बहुत सिंपल है, बिल्कुल। देश के विकास के लिए नियोजन किया जाता है, गरीबी दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए, आर्थिक विकास के लिए, आर्थिक असमानता के लिए, बौद्धिक संपदा के विकास के लिए, कुछ कौशलता के विकास के लिए, ये उद्देश्य है इसके।
नीति आयोग के जो गठन है उसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ये नीति आयोग के क्या है, सिर्फ आपके सिलेबस में एक है। ठीक है, ये आपकी जो 4th यूनिट थी उसका पहला लेसन नियोजन और खास नीति आयोग। उसके बाद नेक्स्ट लेसन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।